जय हिंद, नमस्कार मान्यवर। देखिएगा, आज की क्लास में हम लोग भारतीय संविधान का भाग संख्या 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। अर्थात हम लोग जानेंगे अनुच्छेद संख्या 1 से 4 तक के बारे में। तत्पश्चात हम लोग देखेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कैसे 565 रियासतें थी उनका देश में एकीकरण करने में सहयोग निभाया। तत्पश्चात हम लोग देखेंगे कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने कैसे भारत के राज्यों में निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करते हैं भाग संख्या 1 के बारे में। तो देखो दोस्तों, जब संविधान बना था तो उसके अंदर 22 भाग थे। 22 भागों को हम लोग 395 अनुच्छेद के तहत पढ़ते हैं। तो जो पहला भाग है वो है संघ एवं राज्य क्षेत्र, यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पहले भाग का नाम है। यदि आपको पहला भाग पढ़ना है तो अनुच्छेद संख्या 1 से 4 तक पढ़ लीजिएगा, पहला भाग क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग अनुच्छेद संख्या 1 से 4 तक के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद संख्या 1 के बारे में जानना। देखो, हाल ही में आप लोगों ने एक विवाद सुना होगा इंडिया वर्सेस भारत को लेकर के, कि देश का नाम इंडिया रखा जाना चाहिए या फिर भारत रखा जाना चाहिए। ये विवाद कहां से उत्पन्न हुआ? ये विवाद हुआ है अनुच्छेद संख्या 1 को लेकर के ही। वहां पर भारत का नाम भारत भी रखा गया, वहां पे इंडिया भी रखा गया। तो कुछ लोग मानते हैं कि भारत का नाम भारत होना चाहिए, कुछ लोग मानते हैं देश का नाम इंडिया होना चाहिए। बेसिकली आज की क्लास हम इसके बारे में नहीं लेंगे कि देश का नाम क्या होना चाहिए। हम लोग अनुच्छेद संख्या 1 को समझते हैं। अनुच्छेद संख्या 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। अनुच्छेद संख्या 1 पहली बात तो यही कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। इसका मतलब क्या है? भारत राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ होने का आशय क्या है? क्या कहना चाहता है अनुच्छेद संख्या 1? इसके बारे में हम लोग देखते हैं। और अनुच्छेद संख्या 1 दूसरी बात ये बोलता है कि भारत का क्षेत्र कितना होगा, भारत की टेरिटरी कौन कौन सी होगी। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि क्षेत्र क्या होगा भारत का। भारत की टेरिटरी के अंदर सबसे पहले संविधान बोलता है कि जितने भी राज्य होंगे वो शामिल किए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर चंडीगढ़, ये जो मतलब पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब क्या है? ये सब प्रांत है, ये सब क्या है? स्टेट्स हैं। इनको शामिल किया जाएगा भारत की टेरिटरी के अंदर। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है कि भारत के जितने भी संशासित प्रदेश हैं, जैसे कि दिल्ली, लद्दाख, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख, लक्षद्वीप है, यहाँ पर अंडमान निकोबार, ये सब जितने भी संशासित प्रदेश हैं ये भी भारत के क्षेत्र के अंदर शामिल किया जाएगा। तीसरी बात क्या है? यदि भारत किसी भी एग्रीमेंट के माध्यम से या किसी भी युद्ध के माध्यम से यदि विदेशी ताकत का कोई भी एरिया, यदि कोई भी क्षेत्र यदि कब्जा कर लेता है तो वो भी भारत के अर्जित क्षेत्र के माध्यम से भारत का टेरिटरी माना जाएगा। जैसे कि यदि भारत चाइना के साथ में युद्ध करता है भविष्य में और उसका जो सिंजियांग प्रांत है, तिब्बत वाला जो एरिया है, यदि इसको जीत लेता है तो वो क्या होगा? भारत का अर्जित क्षेत्र होगा। और भारत का अर्जित क्षेत्र क्या होगा? भारत का ही क्षेत्र हो जाएगा। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि भारतीय क्षेत्र के अंदर किस किस को शामिल किया जाएगा। सारे के सारे स्टेट को शामिल किया जाएगा, सभी संशासित प्रदेश को शामिल किया जाएगा। और तीसरी बात यह है कि यदि भारत भविष्य में किसी भी क्षेत्र पे कब्जा कर लेता है किसी एग्रीमेंट के माध्यम से या किसी युद्ध के माध्यम से, तो वो क्षेत्र भी किस में आ जाएगा? भारतीय क्षेत्र के अंदर शामिल किया जाएगा। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात यह है दोस्तों, अनुच्छेद संख्या 1 बोलता है कि भारत राज्यों का संघ है। यहां पर दिक्कत यह है कि भारत को भी राज्यों का संघ बोला जाता है और अमेरिका को भी राज्यों का संघ बोला जाता है, लेकिन दोनों में अंतर है। इस अंतर को समझने के लिए हम लोगों को यहां पर इस जगह पर ध्यान देना होगा। देखो, 3 शब्द है। क्या है? कन्फेडरल, दूसरा है फेडरल और तीसरा है यूनियन। तो हम लोग देखते हैं कि कन्फेडरल को हिंदी में बोला जाता है परिसंघ, और यहां पर जो फेडरल है इसको हिंदी में बोला जाता है संघ। और तीसरा शब्द है यूनियन, इसको हिंदी में बोला जाता है संघ। दिक्कत यह है कि भारत जो है कौन सा संघ है? यूनियन वाला संघ है। अमेरिका कौन सा संघ है? फेडरल वाला संघ है। तो हम लोगों को यह देखना है कि अमेरिका वाले संघ में और भारत वाले संघ में, अर्थात फेडरल और यूनियन में क्या अंतर होता है। अमेरिका क्या है? फेडरेशन ऑफ स्टेट है। भारत क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो देखो दोस्तों, इन तीनों शब्दों को समझते हैं।
ब्रिटेन ने जैसे भारत को गुलाम बनाया था, तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि उन्होंने अमेरिका को भी गुलाम बनाया था। जब वो अमेरिका को आज़ाद करके आते हैं तो वहाँ की जो कॉलोनी थी, जैसे भारत में राज्य रजवाड़े हुआ करते थे तो वहाँ पर कॉलोनियाँ हुआ करती थी। उन कॉलोनियों को ये डर था, हो सकता है कि भविष्य में आकर के हमको फ्रांस गुलाम बना ले, हो सकता है भविष्य में आकर के हमको पुर्तगाल गुलाम बना ले। कोई भी विदेशी ताकत यदि हम पर अटैक करने आती तो हम लोग तो छोटी छोटी ताकत है, हम लोग उनसे दोबारा से आसानी से गुलाम बन सकते हैं। तो वहाँ की प्रमुख 13 कॉलोनी ने मिलकर के 13 जो कॉलोनीज थी, 13 कॉलोनीज ने मिलकर के एक फिलाडेल्फिया में सम्मेलन किया, जिसके तहत वो एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे की संप्रभुता का ख्याल रखने लगेंगे। अब इसके माध्यम से क्या हुआ कि जब 13 के 13 एक साथ आ गए, जब यूनाइट हो गए, वो सब एकता हो गई उनमें, तो किसी भी विदेशी ताकत कितनी मजाल नहीं थी, किसी भी विदेशी ताकत कितनी हिम्मत नहीं थी कि वो इन पर अटैक कर सके, इनको दोबारा से गुलाम बना सके, इनके ऊपर दोबारा से कब्जा कर सके। इस चीज को देख करके ये जो 13 कॉलोनियां थी, ये बड़ी ही प्रफुल्लित होती है, बड़ी ही मतलब आनंदित महसूस करती है कि ये जो संघ है ये अच्छी बात है, हम लोग यदि यूनाइट हुए तो हम लोगों में एकता आ गई। तो इन लोगों ने दोबारा से एक सम्मेलन किया, यानी कि कन्फेडरल को छोड़ करके एक दूसरा सम्मेलन किया, उसको बोला जाता है फेडरल बनने के लिए, कि क्यों न हम सभी स्टेट जो है अपनी कुछ कुछ पावर घटा करके एक सेंट्रल गवर्नमेंट का निर्माण कर दे, जो कि सभी जितनी भी कॉलोनियां हमारे अंदर शामिल होगी उनके विदेशी मामलों को देखेगी, उनकी मिलिट्री को देखेगी, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में देखेगी, आर्थिक नीतियां बनाएगी, विदेशी नीति के बारे में देखेगी। तो उन लोगों ने मिलकर के ही क्या बना लिया, एक सेंट्रल गवर्नमेंट बना ली। और वही सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, मिलिट्रिकल इनका जो इनकी जो कॉलोनीज है उनका मिलिट्री के बारे में देखती है, उनके विदेश नीति को देखती है, उनका जो मतलब आर्थिक क्षेत्र है उसके बारे में देखती है। देखो दोस्तों, ये एक समझौते का परिणाम है, समझौता किया गया। अमेरिका क्या है, अमेरिका है फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। अमेरिका के अंदर दोस्तों 50 राज्य है, अमेरिका के अंदर क्या है 50 राज्य है। अब यहां पर क्या है, जब समझौता किया गया है तो यह है कि समझौता हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी मर्जी से कुछ पावर जो है वो दे दी किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी स्टेट से पावरफुल नहीं हो सकती, स्टेट को कभी भी नजरअंदाज नहीं करती है। यानी कि फेडरेशन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट के भी पास में पावर होती है, शक्ति का खेल राज्य सरकार के पास में भी होता है। देखिएगा, यदि आप अमेरिका के अंदर जाएंगे तो वहां पर क्या होता है, उनके पास में दोहरी नागरिकता होती है, एक अमेरिका की नागरिकता होगी और एक जिस प्रांत का व्यक्ति होगा, जिस राज्य का व्यक्ति होगा उसकी नागरिकता होती है। जैसे कि भारत में यदि आप लोग रहेंगे तो किसकी नागरिकता मिलेगी, भारत की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन आप यदि राजस्थान के व्यक्ति हैं तो राजस्थान की नागरिकता नहीं दी जाएगी, मध्य प्रदेश की नागरिकता नहीं दी जाएगी। आप चाहे भारत के किसी भी क्षेत्र के अंदर रहिए, आपको किसकी नागरिकता दी जाएगी, भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो यहां पर क्या होता है, फेडरल के अंदर दोहरी नागरिकता का वो होता है, प्रावधान है। अमेरिका के अंदर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी नागरिकता देती है और स्टेट गवर्नमेंट भी नागरिकता देती है। दूसरी बात क्या है, वहां पर स्टेट का झंडा अलग है और सेंट्रल गवर्नमेंट का झंडा अलग है। यहां पर देखिएगा, यानी कि वहां पर झंडे भी अलग अलग है। अब भारत के अंदर राजस्थान का झंडा कोई अलग थोड़ी है, भारत का चाहे राजस्थान में रहो, चाहे मध्य प्रदेश में रहो, चाहे गुजरात में रहो, यदि आपको झंडा लगाना है अपने आपकी पहचान दिखाने के लिए तो आपको सिर्फ तिरंगा यूज करना होगा। इतना समझ में आया होगा कि वहां पर अलग झंडा होता है, वहां पर दोहरी नागरिकता होती है इन लोगों के पास में। आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ये जो फेडरेशन वाले स्टेट होते हैं ये कहीं ना कहीं समझौते का परिणाम है। तो अमेरिका जो है वहां पर यदि कोई भी राज्य चाहे तो कभी भी अलग हो सकता है। अब देखो, अमेरिका की सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में इतनी पावर है क्या कि वो चाहे तो किसी राज्य को मिटा सकती है, वो चाहे तो भी किसी राज्य को नहीं मिटा सकती है, वो चाहे तो भी किसी राज्य को नहीं मिटा सकती। लेकिन यदि भारत सरकार चाहे तो यूपी को तोड़ करके 2 भागों में डिवाइड कर सकती। देखो इस चीज को समझो, फेडरल जो स्टेट होता है उसके बारे में क्या कहा जाता है, अविभाजित राज्यों का, अविभाजित राज्यों का अविभाजित संघ। अविभाजित संघ का मतलब तो समझ गए, जो 50 कॉलोनीज है अब अमेरिका के अंदर, इस फेडरल सिस्टम के अंदर अभी कुल मिलाकर के 50 कॉलोनीज आ चुकी है। तो 50 कॉलोनी जो है अमेरिका की, वो तो क्या हो जाएगी, अविभाजित संघ हो जाएगा। वहां से मतलब कोई आसानी से निकल सकता है, वहां से कोई भी निकल सकता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन आसानी से नहीं निकल सकता है जैसे कन्फेडरल में निकल सकते थे। तो अविभाजित राज्यों का अविभाजित संघ। अब यहाँ पे क्या है, जो देश है ना अमेरिका का, वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो भी किसी
किसी भी राज्य को मिटा नहीं सकती है, चाहे तो भी किसी भी राज्य को मिटा नहीं सकती है। लेकिन दोस्तों यही बात की जाती है यूनियन गवर्नमेंट की बात की जाती है, यूनियन ऑफ स्टेट्स के बारे में बात की जाती है। भारत क्या है? भारत राज्यों का संघ है। क्या है? भारत के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम होती है। कुछ हद तक जाकर के जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है उनके बीच में पावर डिवाइड हो जाती है। जैसे कि जल के मुद्दे पे आप लोग देख लेना, यानी कि मतलब छोटे छोटे जो पॉइंट ऑफ इश्यू होते हैं उनके बारे में स्टेट गवर्नमेंट देखती है, लेकिन जो भी ज़्यादा अहम भूमिका प्ले करने वाले जो मुद्दे होंगे उनके ऊपर जाकर के सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेती है। देखिएगा भारत के अंदर आपको दोहरी नागरिकता नहीं मिलेगी, भारत के अंदर कोई झंडा नहीं दिया जाएगा दूसरे लोगों को, लेकिन भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स होते हुए भी कहीं ना कहीं 2019 से पहले फेडरेशन ऑफ स्टेट था एक राज्य के साथ में। जैसे कि जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य हुआ करता था, पहले एक राज्य हुआ करता था। जम्मू कश्मीर का खुद का एक अलग संविधान हुआ करता था। जम्मू कश्मीर के जो लोग थे उनके पास में खुद की एक नागरिकता हुआ करती थी। जम्मू कश्मीर के जो लोग थे उनका खुद का एक झंडा हुआ करता था, उनकी खुद की नागरिकता हुआ करती थी। लेकिन 2019 के बाद में ये लोग भारत के संघ का ही हिस्सा बन जाते हैं, भारत यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स का हिस्सा बन जाते हैं। अब यदि जम्मू कश्मीर चाहे, लद्दाख यदि चाहे, ये जो एरिया है ये कभी भी अब अलग हो ही नहीं सकता है, क्योंकि क्या हो गया? यूनियन ऑफ स्टेट के अंदर शामिल हो गया। यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट के अंदर यदि कोई भी राज्य एक बार शामिल हो सकता है अपनी मर्जी से, लेकिन कभी भी भारत से मतलब बाहर निकल नहीं सकता है। या फेडरल के अंदर क्या है? समझौता किया गया है। भाई समझौता किया है, यदि हम लोग चाहें तो आज आपसे बाहर निकल सकते हैं, यहाँ पर निकल सकता है, लेकिन इतनी आसानी नहीं होती। फेडरल के अंदर क्या है? कोई भी चाहे तो बिल्कुल आसानी से निकल सकता है। फेडरल के अंदर थोड़ी सी पाबंदी लग जाती है, और यूनियन के अंदर तो आप चाहो तो भी नहीं निकल सकते हो। तो इसको क्या बोला जाता है? अविभाजित राज्यों का, अविभाजित राज्यों का अविभाजित संघ। एक ऐसा संघ जिसके राज्य तोड़े नहीं जा सके वो हो जाता है फेडरल। ठीक है। यूनियन में क्या है? यूनियन में हो जाएगा विभाजित राज्यों का। यहाँ पर क्या है? विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ, अविभाजित संघ। मतलब हमारा संघ क्या है? हमारा जो देश है ये नहीं तोड़ सकते हम लोग, हमारा देश कभी भी नहीं तोड़ा जाएगा। हमारा जो देश है वो तो हो जाएगा अविभाजित संघ, लेकिन जो राज्य है वो कभी भी कहीं भी कैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी से तोड़े जा सकते हैं। यदि हमारी सरकार चाहे तो राजस्थान को भी 2 भागों में तोड़ सकती है, यदि चाहे तो मध्य प्रदेश और राजस्थान को मिला भी सकती है। अपनी प्रशासनिक दृष्टिकोण से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर होती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कन्फेडरल क्या है, फेडरल क्या है, यूनियन क्या है। आप इस चीज को ये समझिएगा एक एग्जाम्पल के माध्यम से। यदि एक कॉलेज के अंदर शुरुआत में यदि कुछ लोग मिलते हैं, सब अकेला अकेला फील करते हैं, जब शुरुआत के अंदर जब जाते हैं फर्स्ट ईयर के अंदर सब अकेला फील करते हैं वहां पर। अब जब वो मिलते हैं शुरुआत में 5-7 लोग, तो उनके अंदर क्या है कि भाई मतलब शुरुआत में जब किसी से मिलते हैं, अपने कोर्स के सब्जेक्ट वाले बच्चे से, अपने सहपाठी से जब मिलते हैं, तो उनके अंदर कन्फेडरल हो जाता है। जब वो शुरू के साथ में जब यदि शुरुआत में जब समझौता होता है, भाई आज तुम वहाँ से हो, तुम वहाँ से हो, तुम वहाँ से, उन सभी के अंदर मेल मिलाप होता रहता है शुरुआत के अंदर, तो यानी कि कन्फेडरल हो जाता है, परिसंघ हो जाता है। वो एक दूसरे से मिल बैठ रहे होते हैं शुरुआत में, मतलब चाय पानी के लिए भी पूछते, तो वो हो जाता है कन्फेडरल। लेकिन उन लोगों के बीच में कोई गहरा संबंध नहीं है। लेकिन वहीं यदि महीने भर बाद में देखा जाए तो वो थोड़ा बहुत एडजस्ट करना भी सीख जाते हैं, थोड़ा बहुत कोऑपरेट करने लगते हैं। जब वो दोस्त बन जाते हैं, क्या हो जाता है? जब वो दोस्त बन जाते हैं तो हो जाता है फेडरल। मतलब वो लोग भाई उस यूनिटी से जो एकता, जो ग्रुप बन जाता है उन लोगों का, उसमें से बाहर निकल तो सकता है, निकल सकता है, लेकिन एडजस्ट भी तो करता है। उनके पास में मतलब कुछ अपनी पावर किसी लीडर को दे देता है। दोस्तों में तो ऐसा ही होता है। अब यहाँ पर क्या है? तीसरी चीज, यदि उसमें से यदि एक ग्रुप, यदि एक जो जोड़ा है यदि शादी कर ले, तो क्या वो चाहे तो भी बाहर नहीं निकल सकता है। जैसे कि मान के चलो यहाँ पर एक लड़का और एक लड़की, दोनों के बीच में यदि शादी हो जाती तो क्या होगा? जो उनके बीच में यदि ब्रेकअप हो भी जाएगा तो क्या होगा? लड़की यदि बाहर निकलना चाहे तो लड़के की अनुमति के बगैर नहीं निकल सकती, क्योंकि उसको यदि तलाक लेना है तो फिर भी लड़के की आवश्यकता होगी। यदि यहाँ पर ऐसा ही है, यूनियन के अंदर क्या है? आप एक बार शामिल हो तो सकते हैं लेकिन बाहर नहीं निकल सकते। फेडरल में क्या आप जा भी सकते हैं और वापस भी निकल सकते हैं। तो जो यूनियन है, जैसे कि यहाँ पर सिक्किम जो है भारत के अंदर शामिल हो गया खुद की मर्जी से, लेकिन अब यदि चाहेगा तो भी भारत से अलग नहीं हो सकता है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि अनुच्छेद संख्या 1 क्या कहता है। अनुच्छेद संख्या सबसे पहले 1 यही बोलता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। अनुच्छेद संख्या 1 जो है वो भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, इसका मतलब हमने आपको बता दिया कि भारत के जो राज्य है उनकी पावर कम होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर ज़्यादा होगी। भारत जो है विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ है। यहाँ पर किसी भी
अलग स्टेट के पास में कोई दोहरी नागरिकता नहीं देगा, किसी का अलग झंडा नहीं होगा, किसी का अलग संविधान नहीं होगा। देश के अंदर एक राष्ट्र, एक संविधान, एक नागरिकता, एक झंडा, सभी के पास में सब एक होगा, ठीक है। लेकिन फेडरल के अंदर क्या है, अलग मतलब एक राज्य होगा, वो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की बराबरी करना चाहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग होगा, किस माध्यम पे, स्टेट का अलग झंडा होगा, अलग नागरिकता होगी, अलग अलग मतलब कि पावर कहीं ना कहीं सेपरेशन हो जाता है इन लोगों के अंदर। अब क्या है, दूसरी बात हमने बताया क्षेत्र क्या होगा, अनुच्छेद संख्या 1 क्षेत्र की भी बात करता है, अनुच्छेद संख्या 1 क्षेत्र की बात करता है। स्टेट हो जाते हैं यूनियन टेरिटरी, और अर्जित क्षेत्र किसमें आता है, भारतीय क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। अब ये बताता है अनुच्छेद संख्या 1 की जो भारत का क्षेत्र है ये कहाँ लिखा जाएगा। अनुच्छेद संख्या 1 में तो नहीं बताया गया कि कौन कौन से स्टेट हैं। अब हम लोग आपको ये पढ़ाएं कि कौन कौन से स्टेट है, अब ये बताएंगे संशासित प्रदेश कौन कौन से हैं, अर्जित क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो इसके बारे में यदि आपको पढ़ना है तो भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 1 के बारे में जाइएगा। तो हम आपके स्टेट के बारे में जब बताएंगे तो कहां बताएंगे, अनुसूची जब पढ़ाएंगे, शेड्यूल जब पढ़ाएंगे तो उस वक्त जाकर के बताएंगे। अनुसूची 1 के अंदर ही लिखा जाता है कि भारत की स्टेट क्या है, भारत की यूनियन टेरिटरी क्या है, अर्जित क्षेत्र क्या है। 2019 के अंदर जब जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था तो जम्मू कश्मीर को राज्य की श्रेणी में लिखा गया था अनुसूची 1 के अंदर। लेकिन अनुसूची 1 जो है 2019 में बदल गई थी। क्यों? क्योंकि जब जम्मू कश्मीर को तोड़ दिया जाता है और 2 संशासित प्रदेश बना दिए गए, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो जो जम्मू कश्मीर पहले स्टेट हुआ करता था, अनुसूची 1 में क्या लिखा गया था, जम्मू कश्मीर एक राज्य है। लेकिन अनुसूची 1 के अंदर 2019 में बदलाव हुआ और वहां पे क्या लिख दिया गया, 2 यूनियन टेरिटरी शामिल कर दी जाती, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया अनुच्छेद संख्या 1 के बारे में विस्तार पूर्वक। अब हम लोग अनुच्छेद संख्या 2 के बारे में जानते हैं। अनुच्छेद संख्या 2 ये बात बोलता है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। भारत की विदेश नीति एकदम स्वतंत्र है। वो जब भी चाहे तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मद्देनजर रखते हुए किसी भी विदेशी ताकत को भारत का क्षेत्र बना सकता है, किसी भी विदेशी देश को भारत के अंदर मिला सकता है। जैसा कि हम लोगों ने सिक्किम को भारत में मिला है। आप शायद जानते होंगे कि 1975 से पहले सिक्किम एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र हुआ करता था। क्या है कि जब ब्रिटेन वाले हमको आजाद करके जाते हैं तो सिक्किम को एक अलग देश बना के चले जाते हैं। सिक्किम एक स्वतंत्र राष्ट्र हुआ करता था। ये बात सच है कि भारत इसकी मदद करता था। कैसे? सैनिक रूप से इसकी मदद किया करता था। इनकी जो भी विदेश नीति थी वो भारत तय करते थे। भारत तय करेगा कि सिक्किम के चाइना के साथ में कैसे संबंध होंगे, सिक्किम के अमेरिका जापान के साथ में कैसे संबंध होंगे, वो भारत तय किया करता था। यदि सिक्किम की सुरक्षा करने की जिम्मेवारी की बात की जाए तो वो भी भारत ही किया करता था। यदि सिक्किम के ऊपर चाइना अटैक करता तो कौन मदद करेगा सिक्किम की? भारत इसकी मदद करने वाला था। तो यानी कि सिक्किम जो है वो संपूर्ण रूप से भारत के ऊपर निर्भर हुआ करता था। अब क्या है, सिक्किम एक तरीके से हमारा शरणागत राज्य था, शरणागत देश माना जाता है सिक्किम को 1975 से पहले। वहां पर जो विदेश नीति थी, जो विदेशी मामले थे, वो कौन देखता था? भारत देखा करता था। और जो आंतरिक मामले थे, जो देश के अंदर क्या होगा, वो कौन देखा करता था? आंतरिक राज्य जो राजा थे वहां के, चोग्याल साहब, वो आंतरिक व्यवस्था को संभाला करते थे। लेकिन 1974 में क्या होता है, वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था यानी लोकतांत्रिक चुनाव होते हैं और जिसके अंदर जो सिक्किम की कांग्रेस है उसको बाहरी बहुमत हासिल होता है। और सिक्किम की कांग्रेस ये चाहती थी कि सिक्किम जो है इसको भारत के साथ में मिला लिया जाए, सिक्किम क्यों न भारत का एक राज्य बना दिया जाए। ये बात उनके जहन में आई। तो ये जब उनके दिमाग में आई तो उन लोगों ने सिक्किम की जनता से भी पोल करवाया था, सिक्किम की जनता ने भी वोट किया और भारी बहुमत से सिक्किम जो है भारत का हिस्सा बन जाता है। यानी कि अनुच्छेद संख्या 2 ये बात बोलता है कि हम लोग किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं, जो कि हम लोगों ने जमीनी स्तर पर लागू भी कर दिया। अब मान के चलो जो भूटान है इसकी विदेश नीति कौन तय करता है? भारत विदेश नीति तय करता है। इसकी मदद कौन करता है? जब चाइना ने डोकलाम विवाद जो हुआ था, भूटान के डोकलाम क्षेत्र में आकर के जब कब्जा कर लिया तो भूटान की मदद करने कौन गया? भारत सरकार जो है, भारतीय सेना ने भूटान की तरफ से चाइना को ललकारा था। तो भूटान यदि भारत का राज्य बनना चाहे तो क्या भारत इसको बनाएगा? बिल्कुल। अनुच्छेद संख्या 2 के तहत भारत की जो संसद है वो किसी भी विदेशी ताकत को भारत में मिला सकती है। देखिएगा, सिक्किम जो है 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत का सह राज्य मान लिया जाता है। कि भाई सिक्किम वाली जो सिक्किम कांग्रेस थी उन्होंने बोला कि हाँ हम लोग आपके साथ में मिलकर के रहना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि यदि हम लोग आपके साथ में मिल जाएं तो आप क्या पता भेदभाव करो, नौकरी में हम लोगों को समानता नहीं दी जाए, भेदभाव हो, डिस्क्रिमिनेशन हो। तो भारत सरकार ने बोला कि आप एक काम करो, 1974 के अंदर 35वें संविधान संशोधन के तहत हम लोगों को आपको राज्य नहीं बना रहे,
हम आपको सह राज्य बना रहे हैं। नौकरी में एक तरीके से अपॉर्चुनिटी की आपको बात कर दी जाती है, हर जो भारत के अन्य राज्यों को सब प्रावधान दिए जा रहे हैं वो सब आपके लिए ओपन कर दिए जाते हैं। आप 1 साल तक भारत के राज्य बनकर के देखिए, भारत का राज्य नहीं बनाया गया, भारत का सह राज्य बनाया गया, यानी भारत के राज्य की तरह रह करके देखिए। यदि आपको अच्छा लगे, यदि आप एक्सेप्ट करो उस कंडीशन को, तो आप रह लेना भारत में, अदरवाइज फिर आप एक स्वतंत्र राष्ट्र तो हैं। तो 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये जो सिक्किम है इसको सह राज्य बनाया जाता है। 1 साल बाद में एकदम सिक्किम की जनता भी खुश थी, सिक्किम की कांग्रेस सरकार जो थी वो भी एकदम खुश थे, और 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से सिक्किम जो है भारत का राज्य बन जाता है, भारत का एक अभिन्न अंग बन जाता है। अनुच्छेद संख्या 2 जो है उसको जमीनी स्तर पर लागू किया जाता है। इतना आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखो, अनुच्छेद संख्या 3 के तहत जो भारत की संसद है उसे राज्यों का पुनर्गठन करने की शक्ति दी जाती है। अब देखो, राज्यों का पुनर्गठन का मतलब क्या है? जितने भी भारत के अंदर स्टेट्स है, जितने भी संशासित प्रदेश है, इनकी यदि सीमा को बढ़ाया जाए, इनकी सीमाओं को यदि घटाया जाए, 2 राज्यों को मिलाकर के एक नया राज्य बनाया जाए, एक राज्य को 2 भागों में तोड़ दिया जाए, उनके नाम में परिवर्तन किया जाए, तो इसी को राज्यों का पुनर्गठन कहा जाता है। राज्यों का पुनर्गठन करने की शक्ति किसे दी जाती है? संसद को। तो देखो, अब सवाल ये बनता है कि संसद को यदि पुनर्गठन करना है तो क्या करना होगा? संसद को पुनर्गठन करने के लिए राष्ट्रपति और स्टेट लेजिस्लेचर को जानकारी देनी होगी। संसद को यदि राजस्थान को 2 भागों में तोड़ना है तो राष्ट्रपति जी को सूचना देनी होगी कि हम लोग राजस्थान को 2 भागों में तोड़ रहे हैं, और स्टेट लेजिस्लेचर को भी ये सूचना देनी होगी कि हम आपका जो क्षेत्र है इसे 2 भागों में तोड़ रहे हैं। तो अब जो राजस्थान की स्टेट लेजिस्लेचर है वो ये बात बोलेगी कि हम इस चीज़ से नाखुश, हम इस चीज़ से संतुष्ट नहीं है कि हमारे राज्य क्षेत्र को 2 भागों में तोड़ा जाए। राष्ट्रपति जी भी इस चीज़ के लिए मना कर देते हैं। तो देखो, संसद को ये बोला गया कि आपको सिर्फ सूचना देनी है, किसको? राष्ट्रपति और स्टेट लेजिस्लेचर को। आप किसी भी प्रकार से बाउंड नहीं है, आप किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं स्टेट लेजिस्लेचर और राष्ट्रपति जी के डिसीजन को मानने के लिए। ऐसा हुआ भी है। भाई, कौन राज्य चाहेगा, कौन राज्य के जो लोग हैं वो भावनात्मक रूप से जुड़े हुए होते हैं कि भाई हमारा क्षेत्र बड़ा होना चाहिए, कोई भी अपने राज्य को नहीं तोड़वाना चाहता है। लेकिन जो संसद वो प्रशासनिक दृष्टि से देखते हुए, आर्थिक दृष्टि से देखते हुए किसी भी राज्य को तोड़ सकती है। यदि देखा जाए तो यहाँ पर देखो दोस्तों, 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को तोड़ा जाता है। इस मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को तोड़ दिया जाता है। सन 2000 के अंदर 9 नवंबर सन 2000 को यूपी से उत्तराखंड को तोड़ा जाता है। इस यूपी से उत्तराखंड को तोड़ दिया जाता है। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को तोड़ दिया जाता है। आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि 15 दिन के अंदर 3 राज्यों को तोड़ दिया जाता है। 3 राज्यों की सीमाओं के साथ में छेड़खानी की जाती है, और उन राज्य की जो स्टेट लेजिस्लेचर थी वो देखती रह जाती है, वो चाह करके भी कुछ नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये शक्ति देता है अनुच्छेद संख्या 3 किसको? संसद को। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ पर यदि बात की जाए तो तमिलनाडु, इसका पुराना नाम मद्रास हुआ करता था, लेकिन संसद ने इसका नाम परिवर्तन कर दिया, तमिलनाडु कर दिया। यहाँ पर जैसे कि जो कर्नाटक है, इसका पुराना नाम मैसूर हुआ करता था, कर्नाटक, सॉरी, यहाँ पर मद्रास का नाम तमिलनाडु कर दिया और मैसूर का नाम कर्नाटक कर दिया जाता है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है, बेरुबारी केस के बारे में हम लोग समझते हैं कि बेरुबारी केस क्या है। देखो, यदि संसद जो है वो चाहे तो किसी राज्य को तोड़ सकती है, अनुच्छेद संख्या 2 के तहत किसी विदेशी राज्य को मिला सकती है, जैसे कि सिक्किम को मिला लिया, तो क्या संसद के पास में ये पावर होगी कि वो किसी भी भारत के राज्य को किसी दूसरे देश को दे सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र को दूसरे देश को दे सकती है? तो ये केस आता है बेरुबारी केस के, जब हमारे सामने आता है तो ऐसा ही मुद्दा आता है। देखो, ये जो बांग्लादेश है ना, ये पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। जब भारत का विभाजन हुआ था तो विभाजन करते वक्त ये सोचा नहीं गया था कि कौन सा गांव 2 देशों के बीच में पड़ेगा, कौन सा घर जो है 2 देशों के बीच में पड़ने वाला है। तो ऐसा ही हुआ, विभाजन के दौरान भारत का एक गांव बांग्लादेश के अंदर चला जाता है और बांग्लादेश का एक गांव पश्चिम बंगाल के अंदर आ जाता है। तो क्या हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये बोला कि हमारा ये जो गांव है, जो हमारा गांव है, ये बांग्लादेश वाले खुद रख ले अपने पास में, और ये जो बांग्लादेश वाला ये जो एरिया है ये हम अपने पास में रख लेते हैं। जब ऐसा हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के पास में एक केस चला जाता है कि आप ये ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपको संविधान ये अनुमति देता है कि आप विदेशी राज्य को मिला ले, आप देश के जो आंतरिक संरचना है, जो आंतरिक जो पुनर्गठन है वो कर सकते हैं, किसी राज्य को तोड़फोड़ कर सकते हैं, लेकिन अपना जो क्षेत्र है वो किसी विदेशी राज्य को नहीं दे सकते हैं। उस वक्त का जो पाकिस्तान था, बांग्लादेश का उस वक्त का जो पाकिस्तान था, उसे नहीं दे सकते हैं।
तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली थी कि आपको यदि ऐसा करना है, इस समस्या का समाधान करना है, तो आपको क्या करना होगा कि आपको अनुच्छेद संख्या 368 का प्रयोग करके यहाँ पर संविधान में संशोधन करना होगा। संविधान में संशोधन किया जाता है साहब, वहाँ की जो जनता थी, जो भारत के लोग, यहाँ ये जो क्षेत्र के अंदर जो लोग भारत के रह रहे थे, उन लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया कि आप चाह करके भी हमें बांग्लादेश के हिस्से में नहीं छोड़ सकते हैं। उन लोगों ने अपनी अंगुलियां काट ली थी। ये था बेरुबारी यूनियन केस। लेकिन सन 2015 के अंदर यदि बात की जाए तो यहाँ पर लोकप्रियता देखी जाती है मोदी जी की। उन्होंने 100वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो बांग्लादेश के 51 क्षेत्र भारत में थे उन्हें अपने पास में एक्सेप्ट कर लिया गया, और अपने जो 111 इनक्लेव्स जो थे, इनक्लेव एरिया का नाम है, जो इनक्लेव्स जो थे 111 वो बांग्लादेश को दे दिए गए। किसके माध्यम से? 100वां संविधान संशोधन के माध्यम से। तो बात ये है, जवाब ये है कि यदि संसद चाहे तो अपना क्षेत्र किसी भी विदेशी राज्य को दे सकती है। उसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा। संविधान में संशोधन करने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो अनुच्छेद संख्या 3 के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि राज्यों का पुनर्गठन करने की शक्ति। देखो दोस्तों, अनुच्छेद संख्या 4 के बारे में हम लोग यहाँ पे ही समझ लेते हैं। अनुच्छेद संख्या 4 ये बात बोलता है कि यदि आपको किसी विदेशी राज्य को भारत में मिलाना है और आंतरिक संरचना के साथ में छेड़खानी करनी है, अनुच्छेद संख्या 3 का प्रयोग करके राज्यों का पुनर्गठन करना है, तो उनके लिए किसी भी प्रकार का संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। यदि हम लोग मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग करते हैं तो इसके लिए संविधान में संशोधन किया गया? नहीं किया गया। अनुच्छेद संख्या 4 में कोई खास बात नहीं, बस इतनी सी है कि अनुच्छेद संख्या 2 का प्रयोग करते वक्त और 3 का प्रयोग करते वक्त कोई संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं है। देखो दोस्तों, हम लोगों ने अनुच्छेद संख्या 1 के बारे में पढ़ लिया कि अनुच्छेद संख्या 1 क्या कहता है। भारत राज्यों का संघ है, भारत का क्षेत्र वहां पे डिफाइन किया जाता है। अनुच्छेद संख्या 2 में क्या है? विदेशी राज्यों को मिलाने की शक्ति है संसद के पास में। अनुच्छेद संख्या 3 में क्या है कि राज्यों का पुनर्गठन कर सकती है संसद। अनुच्छेद संख्या 4 में क्या दिया गया है कि संसद यदि 2 और 3 का प्रयोग करती है तो कोई संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं। अनुच्छेद संख्या 1 से 4 तक हम लोगों ने क्लियर यहाँ पे पढ़ लिया है। देखो अब हम लोग डिस्कस करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट के बारे में, देशी रियासतों के विलय के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 552 रियासतों का भारत में एकीकरण किया, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखो दोस्तों, जब भारत ब्रिटेन के अधीन हुआ करता था तो उन लोगों ने प्रशासनिक दृष्टि से भारत को 4 भागों में बांट रखा था। जैसे आज हम लोग स्टेट और यूनियन टेरिटरी में भारत को बांट के रखते हैं, तो उस वक्त उन लोगों ने पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी के नाम से डिवाइड करके रखा था। पार्ट ए में कौन से क्षेत्र आते हैं? पार्ट ए में वो एरियाज थे जो कि गवर्नर जनरल उस वक्त हुआ करते थे, उनके डायरेक्ट कंट्रोल में हुआ करते थे। वो क्षेत्र जो गवर्नर जनरल के डायरेक्ट कंट्रोल में होते थे उनको पार्ट ए में रख दिया जाता था। पार्ट बी के अंदर वो एरिया थे जहां पर राजाओं का शासन था। भारत के अंदर जहां पे राजा रजवाड़ों का शासन था उसको किस में रखा गया? पार्ट बी के अंदर रख दिया जाता है। पार्ट सी में वो एरिया रखे जाते हैं जो कि ब्रिटेन के द्वारा डायरेक्ट कंट्रोल किए जाते हैं, जिनको बेसिकली सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया कहा जाता था। ठीक है, और पार्ट डी में वो एरिया रखा गया, सिर्फ इसमें एक ही आता है पार्ट डी के अंदर, जो कि भारत की मुख्य भूमि से दूर था, अंडमान निकोबार। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर ब्रिटेन वाले जो थे उनका डायरेक्ट कंट्रोल किस पे था? ब्रिटेन वालों का ब्रिटिश प्रांत पे डायरेक्ट कंट्रोल था। बिल्कुल, यहाँ पे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया थे जो कि ब्रिटेन के द्वारा डायरेक्ट कंट्रोल किया जाता था, इस पे भी ब्रिटेन वालों का कंट्रोल था। और जो पार्ट डी था इस पे भी ब्रिटेन का डायरेक्ट कंट्रोल हुआ करता था। जब भारत आज़ाद होता है तो उस वक्त जब ब्रिटेन वाले भारत को आज़ाद करते हैं तो बोलते हैं कि हम पार्ट ए, पार्ट सी, पार्ट डी को आज़ाद कर रहे हैं, लेकिन पार्ट बी जो है वो हमारे अधीन है ही नहीं, वो तो राजे रजवाड़ों के अधीन है, तो उनसे आप लोग खुद बात कीजिएगा। तो हम लोग किसको आज़ाद कर देते हैं? पार्ट ए, पार्ट सी, पार्ट डी। उन लोगों ने इसको आज़ाद किया। कब किया? 1947 के अंदर। लेकिन आज़ादी के साथ में आप लोग जानते हैं कि भारत 2 भागों में बट जाता है। हिंदू बहुसंख्यक आबादी थी वहाँ पर तो बनता है भारत, और जहाँ पे मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी थी उस जगह पर बनता है पाकिस्तान। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर जो पार्ट बी था उनको अंग्रेज ये बात बोलते हैं कि यदि आप लोग चाहें तो भारत के अंदर मिल सकते हैं और यदि आप लोग चाहें तो पाकिस्तान के अंदर मिल सकते हैं।
और फिर भी यदि भारत पाकिस्तान को यदि नहीं मिलना चाहते तो एक स्वतंत्र राष्ट्र बना सकते हैं आप लोग। और ऐसे में क्या होता है, जो देसी रियासतें थी वो हद तक मतलब देसी रियासतें जो थी उनको भारत में मिलाने का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम जो करते हैं, महत्वपूर्ण रोल जो प्ले करते हैं, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 552 में से 549 रियासतों को तो भारत में मिला लिया, लेकिन उसमें समस्या क्या आती दोस्तों, 549 में से मतलब जो 3 रियासतें थी वो दिक्कत करती है। कौन कौन सी रियासतें? जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। ये जूनागढ़ है, ये हैदराबाद हुआ करता था और ये कश्मीर, ये तीनों भारत में मिलने से इनकार कर देते हैं। जूनागढ़ का जो शासक था वो था नवाब, यानी कि नवाब जो था वो मुस्लिम शासक हुआ करता था, और जूनागढ़ की जो जनता थी वो थी हिंदू। तो जनता तो भारत के साथ में मिलना चाहेगी, क्यों? क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू बहुसंख्यक आबादी भारत में रहेगी। और जो नवाब था वो किसके साथ में मिलना चाहेगा? पाकिस्तान के साथ में। तो वहाँ पर वोटिंग होती है, पोल होता है कि जूनागढ़ को किसके साथ में रहना चाहिए। तो जो जनता जो है वो भारत के साथ में रहना चाहती है, अर्थात जो भारत जो है उसका हिस्सा बन जाता है जूनागढ़। जूनागढ़ का कहाँ पे विलय होता है? भारत के अंदर वोटिंग के माध्यम से, ठीक है। और नवाब की इसके अंदर हार हो जाती है। ऐसा ही कुछ होता है हैदराबाद के साथ में। हैदराबाद जो है उसका निज़ाम, शासक जो था उसको निज़ाम बोला जाता है। हैदराबाद का निज़ाम बेसिकली देखिएगा मतलब भारत के साथ में नहीं मिलना चाहता था, वो चाहता था कि एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र बनाया जाए। और हैदराबाद का मतलब हुआ करता था ये जो महाराष्ट्र है इसका कुछ एरिया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, और यदि कुछ हद तक देखा जाए तो कर्नाटक का एरिया मिला करके हैदराबाद बनता था। आज का जो ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इससे भी बड़ा ग्रेट हैदराबाद हुआ करता था, जिसके अंदर महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश आया करता था। यदि ये क्षेत्र भारत से चला जाता तो भारत का बहुत बड़ा क्षेत्र भारत चल जाता। भारत के बीच में यानी भारत के पेट में कैंसर बन जाती यदि हैदराबाद एक नया राष्ट्र बनता या फिर हैदराबाद पाकिस्तान के साथ में मिल जाता। तो ये सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य रहा किसके लिए? सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा काफ़ी प्रेशराइज करने के बाद में हैदराबाद भारत के साथ में नवंबर 1947 को स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट तय करता है। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का मतलब ये है कि उन्होंने बोला कि हम 1 साल के लिए सोचते हैं, 1 साल बाद में हम आपके साथ में मिल जाएंगे, 1 साल के लिए हम लोगों को सोचने समझने का समय दीजिएगा, 1 साल बाद में यानी कि हम लोग आपके साथ में नवंबर 1948 में मिल जाएंगे। तो भारत सरकार ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पे साइन करवा लिया। लेकिन इसी के बीच में क्या है, हैदराबाद का जो निज़ाम था उसकी एक खुद की फोर्स हुआ करती थी, रजाकार्स। उसकी जो मिलिट्री थी उसका नाम क्या था? रजाकार्स। और हैदराबाद का जो निज़ाम था वो जो किसान थे उनको प्रताड़ित किया करता था। अब किसानों के ऊपर जब उसके द्वारा प्रेशर दिया जाता है तो किसान आंदोलन करने आ जाते हैं, पीजेंट्स के द्वारा मूवमेंट किया जाता है, और उन्हीं के साथ साथ में महिलाएं भी आ जाती है। तो जब महिलाएं आ जाती है तो जो निज़ाम है वो आंदोलनकारियों के ऊपर तोप से गोली बरसाने लगता है। जो आंदोलनकारी थे उनके ऊपर यानी कि एक्शन लेना स्टार्ट कर देता है। जो रजाकार थे उन्होंने महिलाओं को बलात्कार करना स्टार्ट किया, महिलाएं जो है उनकी इज्जत लूटना स्टार्ट कर दिया था। और इसी के बीच में जब भारत सरकार के उप प्रधानमंत्री होम मिनिस्टर को जब इस चीज़ की खबर लगती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जब इसके बारे में ज्ञात होता है, तो उन्होंने अपनी जो आर्मी है, भारत की आर्मी को पुलिस की वर्दी में हैदराबाद में उतारा। और रजाकार्स को इतनी मार पड़ी थी कि हम लोगों ने ऑपरेशन पोलो के तहत में रजाकार्स की हार होती है और ये जो हैदराबाद है इसको भारत में मिला लिया जाता है। जो ऑपरेशन पोलो है वो कब चलाया जाता है? सितंबर 1948 के अंदर। जो हैदराबाद हमारा नवंबर 1948 में बनने वाला था वो सितंबर 1948 में बन गया। हो सकता है कि नवंबर 1948 के अंदर वो हमारे साथ में नहीं मिलता, बाद में भी युद्ध होना तय था, तो हम लोगों ने पहले ही इस एक तरफी लड़ाई को जीत लिया था। हैदराबाद को आपको समझ में आया होगा कि हैदराबाद को हम लोगों ने कैसे मिला है। ऐसा ही एक इसी का भाई था कश्मीर। कश्मीर में शासन हुआ करता था डोगरा शासक हरि सिंह का। डोगरा शासक हरि सिंह जी जो थे वो भी एक स्वतंत्र राष्ट्र की मांग करते थे। वो भी चाहते थे कि कश्मीर को एक अलग देश बनाएंगे, अपने पास में तो सब कुछ है, ब्यूटी है, सुंदरता है, पहाड़ों की सुंदरता है, हम लोग अपना एक अलग देश बनाएंगे। यहाँ पर वो पाकिस्तान के साथ में भी मिलने से इनकार करते हैं, भारत के साथ में भी मिलने से इनकार करते हैं। लेकिन इसी के बीच में हम लोग तो शांत हो गए थे, भाई नहीं मिलना चाहता तो नहीं मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान के द्वारा यहाँ पर घुसपैठ की जाती। पाकिस्तान की जो आर्मी है वो आतंकवादियों के भेष में, कवालियों के भेष में यहाँ पर एंट्री मारती है। कहाँ पर? कश्मीर में। और जब इस बात का पता लगता, जब वो एंट्री मारती कश्मीर के अंदर, तो वहाँ के आम नागरिकों को मारती हुई जाती, कश्मीर के जो हरि सिंह थे उनकी सेना को मारती हुई इस क्षेत्र पे कब्जा करने लगती है। तब जाकर के हरि सिंह ने भारतीय सरकार को याद किया, भारतीय प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया कि आप हमें मदद कीजिएगा।
तो उस वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला कि हम आपकी क्यों मदद करें, आप हमारे कौन से सगे संबंधी हैं भाई, हम लोग तो खुद एक स्वतंत्र राष्ट्र बनकर उभरे हैं, हम आपके चक्कर में अपनी जो सेना है उसको क्यों मात दिलवाएं, हम अपने खर्चे क्यों बढ़ाएं, हम आपकी मदद करेंगे लेकिन उसके लिए आपको अपना जो विलय है अपना एकीकरण किसके साथ में करना होगा, भारत के साथ में। आप यदि भारत के साथ में मिलेंगे तो हम पाकिस्तान के साथ में लड़ जाएंगे। तब जाकर के 26 अक्टूबर 1947 को डोगरा शासक हरि सिंह ने भारत के साथ में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विलय पत्र पर हस्ताक्षर करता है। तब जाकर के भारतीय सेना जो है वहां पर ये जो कवालियों के भेष में जो पाकिस्तान की आर्मी आती है इसके साथ में टकराती है। अब इसमें दिक्कत क्या है, हमारी सेना बहुत लेट पहुंचती है वहां पर, जब तक हमारी सेना पहुंचती तब तक जाकर के पाकिस्तान की सेना ने इस क्षेत्र पे कब्जा कर लिया और ये लाइन जो इससे वही बॉर्डर बन जाता है। जब हमारी सेना जाकर के इस एरिया को बचाने लगती है, यहाँ पे युद्ध होता है लेकिन युद्ध के दौरान पाकिस्तान की सेना ने इस एरिया पे कब्जा कर लिया। ये जो एरिया कब्जा कर लिया गया था 1947 के दौरान, ये इसी एरिया को क्या कहा जाता है, पीओके बोला जाता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। इस मुठभेड़ के दौरान जो पाकिस्तान की सेना है ना उसने इस क्षेत्र पे कब्जा कर लिया था। इसके बारे में अभी भी विवाद चलता रहता है, एलओसी का विवाद चलता रहता है, सियाचिन को लेकर के विवाद चलता रहता है। ये सब हम लोग समझेंगे इंटरनल सिक्योरिटी के मैटर के ऊपर, ठीक है। ये हो गया, इतना विवाद हो गया। तो हरि सिंह जो थे वो भारत के साथ में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर लेते हैं। ये बात जरूर है कि आज पीओके हमारे पास में नहीं है, लेकिन आने वाले भविष्य के अंदर ये हमारा बिल्कुल हिस्सा बन जाएगा। अब देखिएगा, हम लोग बात करते हैं कि जब इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट कर लिया, जूनागढ़ हमारे पास में मिल जाता है, कश्मीर हमारे साथ में मिल जाता है, हैदराबाद हमारे साथ में मिल जाता है, तो जो देश की बाहरी सीमा थी वो हम लोगों ने ड्रॉ कर ली कि देश की बाहरी सीमा कहाँ तक होगी। अब बात थी कि देश के आंतरिक सीमा कहाँ पर होगी, कौन सा राज्य कितना होगा, देश के अंदर भाषा के नाम पर राज्यों को गठन किया जाए न किया जाए। हम लोग देखेंगे राज्य पुनर्गठन करने के लिए एसके धारा आयोग गठित किया गया। एसके धारा आयोग क्या है, फजल अली आयोग के बारे में जानेंगे, जेबीपी समिति के बारे में जानेंगे। भारी सीमाओं का निर्धारण कर लेने के बाद में बारी थी अब देश की आंतरिक सीमाओं का निर्धारण करना। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, तो विभिन्न प्रकार के भाषाई जो दल थे उन लोगों ने मांग की कि हमारी भाषा के नाम पर हमारा राज्य का निर्माण किया जाना चाहिए। यहाँ पर मराठी बोलने वाले लोग बोलते थे कि महाराष्ट्र बना दिया जाए, गुजराती भाषा बोलने वाले लोग बोलते थे गुजरात बना दिया जाए। हर भाषा के लोग अपना एक अलग राज्य चाहते थे। इसी के लिए यहाँ पर एसके धार आयोग का गठन किया जाता है कि आप इसके बारे में तहकीकात कीजिएगा, खूब अच्छे से जांच कीजिएगा, यदि भाषा के नाम पर राज्य का गठन किया जाएगा तो उसका क्या परिणाम होगा। यहाँ पर देखिएगा, जून 1948 में एसके धार आयोग का गठन किया जाता है और उन्होंने जाकर के दिसंबर 1948 के अंदर ये मतलब रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं। रिपोर्ट में उन्होंने बोला कि भाषा के आधार पर यदि राज्यों का गठन किया जाएगा तो ये व्यवहारिक नहीं होगा, ये देश के लिए खतरा बन सकता है। जैसे कि आज धर्म के नाम पर पाकिस्तान अलग हुआ है, ऐसे ही भविष्य में जाकर के भाषा के नाम पर देश अलग हो सकता है, देश टूट सकता है। उस वक्त उन्होंने बोला कि यदि देश का बंटवारा कर देश की जो आंतरिक सीमाओं का निर्धारण करना है वो प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव नजरिए से विभाजन होना चाहिए सीमाओं का। देश का जो आंतरिक सीमा है उनको किस हिसाब से डिसाइड किया जाना चाहिए, प्रशासन की दृष्टि से, कैसे आर्थिक विकास हो राज्य का, कैसे देश का विकास हो पाएगा, इस नजरिए से देश की आंतरिक सीमाओं का निर्धारण होना चाहिए। तत्पश्चात क्या होता है, लोग नहीं मानते हैं। देखिएगा, लोगों की भावनाएं भी बहुत बड़ी बात होती है, वो लोग आंदोलन करना स्टार्ट कर देते हैं। तत्पश्चात दोबारा से एक समिति का निर्माण किया जाता है, दोबारा से यहाँ पर जेवीपी समिति का निर्माण किया जाता है। जेवीपी का मतलब ये है कि एक ऐसी समिति जिसमें 3 लोग मुख्य थे। कौन कौन? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, इन लोगों की कमेटी होती। इन लोगों ने खूब डिसीजन लिया, मतलब खूब सोच समझ के बाद में यही डिसीजन लिया कि व्यवहारिक नहीं होगा, यदि भाषा के नाम पर यदि राज्यों का गठन किया जाएगा तो देश टूट सकता है, देश के ऊपर खतरा आ सकता है। लोगों की भावना न जाने कभी हैवी हो जाए, जैसे आज धर्म के नाम पर पाकिस्तान अलग हुआ ही है, उस वक्त ताज़ा बात थी 1947 के अंदर। तो उन लोगों ने डिसीजन लिया कि हम लोग यहाँ पर भाषा के नाम पर देश की आंतरिक सीमाओं का निर्धारण नहीं करेंगे, जो कि अव्यवहारिक उन लोगों ने बता दिया था। जेवीपी समिति का गठन दिसंबर 1948 में कर दिया गया था, तुरंत उसके बाद में, और अप्रैल 1949 में इन लोगों की रिपोर्ट सबमिट होती है। अब देखो, जब इन लोगों ने खूब डिसीजन दे दिया था कि अव्यवहारिक है, हम लोग यहाँ पर किसी भी प्रकार से आंतरिक सीमा का निर्धारण भाषा के नाम पर नहीं करेंगे, तो वहाँ पर एक पोटी श्री रामलू नाम के कांग्रेस के नेता थे जो कि गांधीवादी हुआ करते थे, वो भूख हड़ताल पे बैठ गए।
वो तेलुगु भाषा बोलते थे। वो बोलते थे कि तेलुगु भाषा जो बोली जाती है वहाँ पर हमारा एक अलग स्टेट बनाना चाहिए, आंध्र बनाना चाहिए। गवर्नमेंट ने इस बात को नहीं माना और वो 56 दिन की भूख हड़ताल पे बैठे रहे। 56 दिन भी कई किताबों में आता है और कई किताबों में 58 दिन भी आता है। तो देखिएगा वो भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं और वहाँ की जो जनता है वो भी इस चीज़ का विरोध करती है। जब वो भूख हड़ताल पे बैठते तो 56वें दिन जाकर के उनकी मौत हो जाती है और जब उनकी मौत हो जाती है तो वहाँ की जो जनता है वो सरकार के विरोध में आ जाती है, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरोध में आ जाती है। वो बोलती है कि अंग्रेज जो थे वो तो हम पर मतलब इस प्रकार का अत्याचार करते ही थे, आप लोग हमारी छोटी सी डिमांड नहीं मान सकते, हमारी जो भाषा बोली जाती है उसके आधार पर हमारा एक अलग राज्य नहीं बना सकते। वहाँ पर जो लोग हैं वो गलियों में आ जाते हैं, जो वहाँ के जो मतलब कि वहाँ की जो राज्य सरकार थी उसके जो लोग थे, विधायक जो थे, उन लोगों ने इस्तीफा देना स्टार्ट कर दिया। वहाँ पे अशांति होने लगी, विद्रोह फैलने लगा और उस विद्रोह की वजह से जो केंद्र सरकार थी वो तिलमिला जाती है। तब जाकर के उन्होंने इस विद्रोह की वजह से दिसंबर 1952 के अंदर ये डिसीजन लिया, दिसंबर 1952 में जाकर के घोषणा की कि हम तेलुगु भाषा बोले जाने वाले क्षेत्र के आधार पर वहाँ पर एक नया स्टेट बनाएंगे, आंध्र। तेलुगु भाषा बोले जाने वाले क्षेत्र में आंध्र नाम का एक स्टेट बनाएंगे। ये मतलब कि उन लोगों की क्या थी, घोषणा कर दी थी। लेकिन जब बनता का भाई 1 अक्टूबर 1953 को, गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं चाहती थी कि भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाए। यहाँ पर देखो दिसंबर 1952 में घोषणा की जाती है और बनाने में भी फिर कितना समय लगता है, अक्टूबर यानी कि 10 महीने का समय ले लिया जाता है। तो बहुत मतलब गवर्नमेंट एकदम विरोध में थी, भाषा के विरोध में। अब जब ऐसा देखा जाता है, जब आंध्र को जब नया स्टेट बना दिया जाता है तो पूरे देश के अंदर इस चीज़ की लहर बनती है। भाई जो हरियाणा जो हिंदी भाषा वाला एरिया था जिसकी पेप्सू हुआ करता था, पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन, पंजाबी वाले पंजाब की डिमांड करते थे, यहाँ पर जो हिंदी भाषी जो लोग थे वो हरियाणा की डिमांड करते थे, यहाँ पर गुजराती वाले गुजरात की मांग करते थे। तो इस बात के लेकर के पूरे देश में जन आंदोलन शुरू हो गए थे। उन लोगों ने अपनी भाषा के आधार पर नए राज्यों के निर्माण की मांग की। उन लोगों ने बोला कि जब तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्रा का निर्माण किया जा सकता है तो हमारी भाषा के आधार पर हमारे राज्य का निर्माण क्यों नहीं किया जा सकता। तो फिर इसी को मद्देनजर रखते हुए 1953 में इसको स्टेट बनाया गया था। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए फजल अली आयोग की गठन की जाती है 1953 के अंदर। 1953 में इस आयोग की गठन की जाती है और इसने 1955 में आकर के 2 साल के लंबे समय के बाद में ये डिसीजन लिया कि हाँ, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है। लेकिन इन्होंने साफ साफ बात ये बोली थी कि एक राज्य एक भाषा नहीं होगा, एक राज्य एक भाषा नहीं होगी। इन लोगों ने बोला था कि भाई प्रशासनिक दृष्टि से भी राज्यों को तोड़ा जा सकता है, राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है और भाषा के आधार पर भी। लेकिन उन्होंने एक बात बोल दी कि यहाँ पर यदि एक राज्य के अंदर एक भाषा के लोगों को शामिल किया गया तो वो खतरा हो जाएगा। जैसे कि गुजराती भाषा के लोगों के लिए ये बॉम्बे हुआ करता था पहले, महाराष्ट्र और गुजरात। तो 1960 के दशक में जाकर के टूटता है गुजरात, ये जो टूट जाता है बॉम्बे, गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर, तो किसके प्रावधान से, किस आयोग की समिति के द्वारा तोड़ा गया था? फजल अली आयोग की समिति के द्वारा। उन लोगों ने बोला था कि जो गुजराती वाली भाषा जो बोली जाती है वहाँ पे गुजरात बना दीजिएगा, लेकिन गुजरात में बिहारी भाषा बोलने वाला जो व्यक्ति होगा वो भी जा सकता है, राजस्थानी भाषा बोलने वाला जो व्यक्ति वो भी रह सकता है। सीमा का आकलन भाषा के आधार पर कर दिया जाएगा, लेकिन वहां पर जो अलग भाषा बोलने वाला लोग है वो भी रहेगा। यदि यहाँ पर सिर्फ गुजराती भाषा बोलने वाले लोग रहेंगे तो कल को हो सकता है कि यहाँ पर गुजराती भाषा के लिए एक अलग राष्ट्र के निर्माण की मांग की जाए। ये इनकी प्रमुख सिफारिश थी। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसी आधार पर क्या होता है फिर पेप्सू जो है, पेप्सू के बारे में बताते हैं। ये जो एरिया है हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, हरियाणा, ये हुआ करता था पेप्सू, पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन। यहाँ पे भी विरोध होता है। पंजाबी भाषा वाले लोग पंजाब की डिमांड करते हैं, हिंदी भाषी वाले लोग हरियाणा की मांग करते हैं और जो पहाड़ी लोग थे वो लोग अपने अलग स्टेट की मांग करते हैं, हिमाचल प्रदेश। तो 1966 में जाकर के पेप्सू टूट जाता है हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के अंदर। आई होप कि इतना ही बहुत है, इतना सफिशियंट है। आप लोगों को सबसे पहले अनुच्छेद संख्या 1 से 4 तक के बारे में समझाया जाता है कि अनुच्छेद संख्या 1 से 4 तक क्या है। संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में खूब विस्तार पूर्वक बताया गया। तत्पश्चात हम लोगों ने देखा था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कैसे देशी रियासतों का एकीकरण किया। तत्पश्चात हम लोगों ने देख लिया कि बाहरी सीमाओं का निर्धारण करने के बाद में देश के आंतरिक सीमाएं जो हैं, जो राज्यों का पुनर्गठन है, वो कैसे किया गया। ये हमारा प्रमुख टॉपिक था आज का। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।